नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पीकिंग टू का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं आपके साथ लव स्वामी और आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी प्रिया कुमार जी का। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रिया कुमार कौन है। प्रिया कुमार इंटरनेशनली फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। 16 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं और 27 साल से ज्यादा से मोटिवेशनल स्पीकिंग की फील्ड में है। आज प्रिया से बात होगी मोटिवेशन, करियर और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर। मतलब ब्लेम करने को ना हर चीज में ब्लेम करेंगे, ऐसा मैरिड है तो ब्लेम, अनमैरिड है तो ब्लेम। तो द रेट ऑफ फेलियर और द रेंज ऑफ फेलियर आई फील समटाइम्स इन ट्राइंग टू हेल्प पीपल, आई हैव अंडरस्टूड जिसको हेल्प चाहिए ना उसको ये 3 लेवल्स पास करके आना पड़ेगा। प्रिया, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, सो थैंक यू वेरी मच। प्रिया, मैंने आपके बहुत बहुत टाइम से आपके लेक्चर सुनती आ रही हूँ। सारे इंग्लिश में होते हैं और बड़े मज़ेदार लेक्चर्स होते हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि कोई ज्ञान दे रहा है, ऐसा लगता है कि यार सुनते रहो, बस सुनते रहो। बट ये पहली बार है, शायद पहली बार है, क्योंकि मैंने आपका एक भी लेक्चर हिंदी में नहीं सुना था। जब हमारे दर्शकों के लिए बड़ा एक्साइटिंग होगा आपको हिंदी में सुनना, मेरे लिए खुद भी बहुत एक्साइटिंग होगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ में ना नॉर्थ में हिंदी बहुत अच्छी होती है, तहजीब वाली। अब तो मैं वर्ड भी भूल गई हूँ। फिर आप आइए बॉम्बे, पूरा सड़ेला गड़ेला फटेला। तो मैंने कहा ये क्या है, हिंदी का हर्षर हो रहा है, हर्षर करेक्ट वर्ड है ना। हाँ, तो मैंने बोलना छोड़ दिया प्रोटेक्ट करने के लिए कि मत ही बोलो, नहीं तो फिर वो ढल जाएंगे उस हिंदी में। अब वो फिर थोड़ी हो गई है ऊपर नीचे। बट अभी आपके एक्सेंट में मुझे लग नहीं रहा है कि वो बम्बईया हिंदी है। नहीं, वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। ये चंडीगढ़ वाली हिंदी है। ग्रेट ग्रेट। आपकी बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपका अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। लेट 80s में आपने शुरू किया, जब एक बहुत स्टिग्मा हुआ करता था कि अरे यार लड़की बाहर जाके नौकरी नहीं करेगी, लेकिन आप तो बहुत छोटी थी जब आपने अपना करियर शुरू किया। तो क्या दौर था वो, और आपको मतलब आपको कहाँ से वो एक ज़ील आया, कहाँ से वो एंथू आया कि यार मेरे को तो ऐसे मोटिवेशन की फील्ड में जाना है, लोगों को मोटिवेट करना है, और जब आप स्टेज पे आती हैं तो मतलब को धो देती हैं। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। तो पहले तो मैं ये बताऊं, मैंने 16 बुक्स लिखी हैं। ओके। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अभी आप 16 बोलेंगी, जब तक ये एयर होगा तब तक 17 हो जाएंगी। तो मेरी टीम भी परेशान हो जाती है कि सारे इंट्रोडक्शंस अपडेट करने पड़ते हैं। तो मैंने एक्चुअली बहुत जल्दी शुरू किया काम करना, और मुझे लगता है कि स्टिग्मा वाली बात है नहीं, ये है अंदर से कॉलिंग, पैशन, डिसिप्लिन की बात है। क्योंकि जहाँ पे आपको दिख जाएगा ना पैशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सपोर्ट अपने आप आ जाता है। मैंने ऐसा देखा नहीं है कि इतना मेहनत एक जगह है और लोग उसको नकार रहे हैं। इनफैक्ट हम जब बच्चों को देखते हैं ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरी मम्मी कहती थी बस कर, मैं तेरे को देख देख के थक जाती हूँ। तो 13 की उम्र में आई स्टार्टेड वर्किंग बट एज अ टीचर। अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू किया, तो देखिए उधर इंकरेजमेंट ही मिली। ऐसा नहीं है कि मैं घर से बाहर निकल गई उस समय काम करने के लिए, मैंने घर से काम शुरू किया। तो स्टार्ट स्मॉल, देखो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है। और इतना भरोसा हो गया मेरे पेरेंट्स को मुझ पे, मैंने 9 साल पढ़ाया। आई टॉट फ्रेंच, इंग्लिश, मैथ्स, मतलब एक एक सब्जेक्ट जुड़ते गए, जो मैं पढ़ती गई वही पढ़ाती गई। तो इट वाज अ नाइस वे ऑफ, आई वुड से इतना डिफिकल्ट है नहीं काम करना, सीख लो सिखाओ, सीख लो सिखाओ करो, दैट इज द वे फॉरवर्ड। तो उसके बाद जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग में आई वॉज अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड। तो 9 साल तो मैंने बहुत अच्छे से ट्यूशन्स दी और मैं बहुत अच्छा कमाती थी। आई टॉट ओवर 1900 स्टूडेंट्स। फिर जब मैंने स्विच किया, अब मोटिवेशनल स्पीकिंग है घर से बाहर निकलना, मतलब एक भी बॉम्बे में होती नहीं थी वर्कशॉप, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मुझ पे इतना भरोसा था कि लड़की जाएगी, सही है, डिसिप्लिन्ड है, मेहनती है। और मैंने नॉर्मल लाइफ तो जी ही नहीं बच्चों की,
ना मैं कभी पार्टीज में गई, ना मैं कभी सोशल्स में गई, क्योंकि जब टाइम मिलता था तो एक्स्ट्रा क्लास, छुट्टियां होती थी तो वेकेशन क्लासेस। मतलब ये माहौल कैसा था? आपके फादर आर्मी में थे क्या? मतलब जनरली वो दिखते हैं, माय अच्छा। गॉड यू से सो। अगर आप मेरे फादर से पूछेंगे ना हाँ। आप आर्मी में, बोले वो जवाब नहीं देंगे, सिर्फ स्माइल करेंगे, कि अच्छा मतलब कि इनको हाँ सोच लो कि assumption हाँ लगाने दो है। एकदम आर्मी जैसे दिखते थे, मतलब आर्मी ओके। मैन जैसे दिखते थे। तो अब भी दिखते हैं। तो पर उन्होंने नहीं, एक्चुअली उन्होंने डिसिप्लिन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ना बोला मुझे। जब मुझे न्यू यूनिफॉर्म चाहिए थी तो उन्होंने बोला हाँ लेते हैं लेते हैं लेते हैं, इतना मतलब टरकाया मुझे। अब देखो टरकाया इज बॉम्बे वर्ड, बॉम्बे इतना वाला। टरका के अब उसको चंडीगढ़, सॉरी ऑल द It's नॉर्थ okay, it's इंडियन, सॉरी okay. टरकान, आई लर्न अ न्यू वर्ड, यू नो ये बॉम्बे की ताला। डिक्शनरी। इतना नहीं, टरकाया। ओके टरकाया, ठीक है। टाला, गो विद टाला टरकाया। साउंड्स वेरी सोफिस्टिकेटेड, इतने नहीं थे मेरे फादर सोफिस्टिकेटेड, उन्होंने मेरे को टरका टरका के। तो फाइनली आई सेड कि चलो दे नहीं रहे पैसे यूनिफॉर्म के, मैं ही कमा लेती हूँ। तो कहाँ से कमाएंगे, आई गेव ट्यूशंस टू, और मैं टॉप रैंकर थी। तो अपनी क्लास की जो एक लड़की थी उसको मैंने सिखाया, अब उसने इतना अच्छा किया, उधर से बढ़ गया। तो इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू नो। तो भरोसा आ गया मेरे पेरेंट्स को कि ये खुद से कर रही है, यू नो, इसने ये बहकेगी नहीं। सी हमारा मेन पॉइंट क्या होता है कि दुनिया बहुत खराब है, तुम जानते नहीं हो, या तुम बहक जाओगे या तुम बहके हुए हो। पर एक अगर एक कॉन्फिडेंस दिलाए एज अ टीचर, मैं इजिली आप बहका नहीं सकते एक टीचर को, क्योंकि बहुत आदत हो जाती है टू सेट द राइट एग्जाम्पल। इट इज नॉट टीचिंग फ्रॉम बुक्स, इट इज टीचिंग फ्रॉम योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी। तो मुझे कभी कोई रुकावट नहीं मिली, ना मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स मिले, ना किसी ने मुझे तंग किया, ना किसी ने मुझे छेड़ा। तो मेरी बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। एंड आई फील कि एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वुमन, जब मैं निकलूं बाहर तो वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, हाउ डू दे परसीव मी, एंड रिस्पेक्ट इज इन योर हैंड्स। थोड़ा इधर उधर ना वो हिंट चले जाता है। तो अगर आपने किसी को हिंट ही नहीं दिया तो, और वो दे रहे हैं आप देख नहीं रहे हो, तो इट्स अ स्मूथ राइड। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट लोग बहुत पूछते हैं डिड यू फेस क्या बोलते हैं फेवरेटिज्म, और ये कुछ नहीं, मतलब डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम्स, नथिंग। बट कभी आपको ऐसे जेंडर बायसनेस तो नहीं लगी कि जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पर ज़्यादातर एक कब्जा बोल लें, या फिर ज़्यादातर जो फील्ड में दिख रहे हैं एक्सपर्ट्स वो आदमी लोग हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया कि पहले तो आप टीचिंग करती थी, बट लेट 90s से तो आपने मोटिवेशनल स्पीकिंग का शुरू कर दिया था। उस समय में अगर हम देखें तो कहाँ लड़कियां आके ऐसे स्टेज पर लोगों को मोटिवेट करती थी? मतलब वो कॉन्सेप्ट ही शायद दिमाग में नहीं था कि टीचर बन जाओ, या तो ये होता था, या कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बन जाओ, या PhD कर लो, या हाउसवाइफ बन जाओ। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स उस समय में हमें देखने को मिले हैं। तो वो चीज़ आपने कभी फेस नहीं की? नहीं, ऐसा तो मैंने फेस नहीं की। इनफैक्ट पहले थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि आप देखेंगे 90-95% जो कॉर्पोरेट ऑडियंस होते हैं दे आर मेन ओनली। अभी आप जाओ स्टेज पे सारे आदमी बैठे हैं तो एक दो बार थोड़ा लगता है यू नो कि माय गॉड, यू नो। अब ऐसी आदत हो गई है कि विमेंस डे पे मुझे बुलाते हैं तो अब अजीब लगता है, इतनी सारी लेडीज बैठी हैं। इनफैक्ट आई टेल यू, जब मैं पूरे लेडीज ऑडियंस से बात करती हूँ ना तब अजीब लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाल कैसे किए, ये नेल पॉलिश कहाँ से है, ये जूते कहाँ से है। तो मुझे फेवरेटिज्म या जेंडर बायस कभी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि और मोटिवेशनल स्पीकिंग में ना इतनी लेडीज हैं भी नहीं, क्योंकि आई टेल यू बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, यू नो। अभी देखिए, अगर मैंने डेट दी है कि 27 दिसंबर मेरी वर्कशॉप है, अब 27 दिसंबर आई हैव टू शो अप। फिर चाहे दुनिया की इधर की उधर हो, मेरी तबीयत ठीक हो नहीं ठीक हो, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वो, नथिंग, आई हैव टू शो अप। तो मुझे लगता है कि एज विमेन ना लोग ऐसा समझते हैं सीनियर पोजीशंस में क्यों नहीं इतनी आसानी से पहुंच पाती हैं, और राइटली सो। आई टेल यू, मेरे टीम में जो लड़कियां ज्वाइन करती है ना, आई टेल देम देखो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। फिर मुझे बोलना नहीं कि यू नो अब ये है वो है, क्योंकि अब मैं कैसे बोलूँ क्लाइंट को 27 दिसंबर 500 लोग आए हैं, मैं उनको फोन करके कैसे बोलूँ आज नहीं हो सकता, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब माई करियर इज ओवर। मतलब मुझे ख्याल रखना पड़ेगा अपना कि मुझे हर दिन आई हैव टू बी इन गुड शेप।
तो लुक आफ्टर योर हेल्थ फर्स्ट, क्योंकि हेल्थ इश्यूज ना विमेन को बहुत होते हैं। तो पहले तो वो रूल आउट करो। कुछ भी छोटी सी भी चीज होगी ना, आई विल हैंडल इट। मेरे पास हर चीज के नुस्खे हैं, क्योंकि मुझे करियर में आगे बढ़ना है। सेकंड इज इमोशनली स्ट्रांग, कि नथिंग कैन हिट यू, यू नो। अभी और डिफिकल्टीज मेन को भी फेस करनी पड़ती है, विमेन को भी फेस करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि मैं वुमन हूँ तो मुझे ही नकारा जा रहा है, या मुझे ही नीचा दिखाया जा रहा है, या मुझसे ही जोर से बात की जा रही है। सबसे होती है। इट्स नॉट इजी इन अ मैन्स वर्ल्ड ऑल्सो। आप सुनिए उनकी परेशानियां, बट दे फेस इट अ लिटिल मोर विद इमोशनल स्ट्रेंथ देन विमेन। यू नो कि आंसू तो मतलब हमारे ऑलरेडी हैं, बस बोलो तो सही, यू नो अब भी निकलेंगे, वो नहीं हो सकता। फिर डरते हैं लोग, यू नो कि इतनी हाई पोजीशन पे डाल दिया तो फिर थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर और उधर फिनिश, इट्स ओवर, यू नो। तो इमोशनल स्ट्रेंथ, टाइम मैनेजमेंट, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ वुमन। और बेशक आज फैमिलीज बहुत सपोर्टिव हैं कि चलो बेटी काम कर रही है या बहू काम कर रही है, हम सपोर्ट करेंगे। फिर भी बाय नेचर हम चाहते हैं कि हम और करें, बाय नेचर हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहते हैं। सो मैनेजिंग टाइम के कहीं रह ना जाए कि मुझे कभी ऐसा लगे यार मैंने एक करियर तो ले लिया पर ये सब छोड़ दिया। सो आई थिंक ये 3 एरियाज में इफ वी मास्टर ना, जो मैंने मास्टरी की है, and really mindfully, क्योंकि genuinely I wanted to make a mark in anything I do। वो तो motivational speaking पकड़ लिया मैंने, but अगर मैं कुछ और भी करती ना तो भी ये 3 चीजें are utmost important for any woman man to go forward। आप शेयर कर सकते हो प्रिया कुछ टिप्स ऐसे जिनसे जिनसे आपने मास्टरी की है इन 3 चीज़ों में? बिकॉज एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट रहता है कि आप सेम टाइम पे अपनी हेल्थ भी मैनेज कर लो, इमोशनल हेल्थ भी मैनेज कर लो, एंड टॉप लीडिंग पोजीशन पर भी पहुंच जाओ। सी हेल्थ वाइज तो मैंने बहुत स्टडी किया है। मतलब मुझे तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई मर भी रहा है ना, ये उसको जिंदा कर देगी। मेरे पर्स में सब नुस्खे हैं, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मेरे करियर में ना एक इंटरनेशनल वर्कशॉप आई थी, मैं कभी भूल नहीं सकती, अर्नस्ट एंड यंग इन मलेशिया। ओके, तो जब मैं गई उनके पास, दे सेड कि हमने आपको सिलेक्ट किया है, बट अगर आप नहीं आ सकी तो हु इज योर बैकअप। तो मैंने बोला बैकअप का मतलब बैकअप तो ऐसा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो दे सेड नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या तुम नहीं आई तो हुज योर बैकअप। तो आई सेड मैं आपको लिख के देती हूँ गारंटी दैट आई विल शो अप। आज भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर मैं नहीं आई मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यू नो दैट आई हैव टू पे डैमेजेस। 500 लोगों की टिकट कौन देगा, यू नो उनका होटल कौन देगा, खास वो मुझे सुनने आए हैं। तो इट इज नॉन नेगोशिएबल, अनलेस आई एम डाइंग एंड आई एम इन हॉस्पिटल, आई हैव टू शो अप। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और उसके लिए आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। मेरा अगर आज सर दुख रहा है तो खराब हो गई ना इंटरव्यू, मेरा सर नहीं दुख सकता है, यू नो। तो उसके लिए टू नो योर बॉडी, टू नो हाउ यू फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक को ये स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना, राइट। सो दैट वो मैंने बहुत ध्यान रखा है। टाइम मैनेजमेंट, मेरा टाइम कोई वेस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब जो बोलते हैं ना मेरा टाइम वेस्ट किया, ऐसे मतलब ये वेस्ट ना इज मेंटल। मेरे पास इतना काम है, इतनी बुक्स है, इतनी चीजें हैं करने के लिए। अगर आप मुझे 1 घंटा छोड़ दो, मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगी। लोग बोलते हैं सॉरी आई केम लेट, ऐसे नो नो वरीज, मेरा बहुत काम हो गया। सो टू सेगमेंट एवरीथिंग, एंड इट इज नॉट कि मैंने अपनी मम्मी को टाइम नहीं दिया, जो टाइम दिया ना वो बहुत अच्छा दिया। यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। और बहुत आसान है टू मैनेज। आई मीन अभी जाके आई गॉट एंगेज, तो अच्छी बात है। मुझे लोग बोलते थे अच्छा यू आर सिंगल तो तुम्हें कुछ है नहीं, हाँ इसलिए। तो मतलब ब्लेम करने को ना हर चीज में ब्लेम करेंगे। ऐसा मैरिड है तो ब्लेम, अनमैरिड है तो ब्लेम। तो एनीवेज आई सेड कि पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो, एक रिश्ता कम है पर और भी तो 10 रिश्ते जुड़े हुए हैं साथ में। सो इट इज नॉट कि एक नहीं है तो 2 नहीं है तो सो ऑन, बट टू गिव रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स, इन पर्सनल लाइफ इज utmost इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैंने 50 देश ट्रैवल किया है, उसमें से ऑलरेडी 30 देश में मेरी मम्मी मेरे साथ आई हैं। तो आई टेक हर अलॉन्ग विद मी। वो कैसे कंप्लेन करेंगी कि मेरी बेटी ने ये नहीं किया? सब माफ है। आप किसी को इज्जत दे दो, किसी को अपने साथ आगे बढ़ा दो, सब माफ है, यू नो। वो ख्याल रखेंगे आपका
मुझे इतने अवार्ड्स मिलते हैं, और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ वुमन मुझे बहुत अवार्ड्स मिलते हैं। मैं कभी जाके आई डोंट गो एंड कलेक्ट दी अवार्ड्स, क्योंकि ना इतनी है नहीं लेडीज। अब उनको और कोई मिल नहीं रहा तो मुझे दे देते हैं, तो मुझे भी इतना पसंद नहीं आता कि फिर एक और साल दे रहे हैं, मतलब खुशी नहीं होती। मतलब आप कि बॉलीवुड की आमिर खान है, जाती ही नहीं है अवार्ड फंक्शन नहीं, मैं मम्मी को भेजती हूँ। तो अभी आप सोचिए, उनको इतना अच्छा लगता है जाके मेरे बिहाफ पे अवार्ड लेके आती हैं। मुझे बताओ वो कैसे मुझे नहीं सपोर्ट करेंगी? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें ऐसा लगता है हम टाइम नहीं दे रहे, टाइम से ज्यादा इज्जत दे दो, वो सब उसके आगे ना और कुछ है नहीं। देन थर्ड पॉइंट यू सेड इज, यू सेड इतने टॉप पोजीशन पे पहुंच के मेंटेन करना होता है जो। हाँ, एंड आई टेल यू कि आपके ना टॉप पोजीशन पे पहुंचना इज अ स्टेप्स ऑफ वैल्यूज, ऑफ कैरेक्टर, ऑफ कल्चर। तो मुझे पहले लोग बोलते थे कि तुम थोड़ा नेटवर्क करो, थोड़ा पार्टीज में जाओ, HR वालों को लेके, हाँ, सोशलाइज करो। मतलब सोशलाइज का मतलब है थोड़ी वाइन भी पी लो, फिर थोड़ा हंस भी लो। तो मतलब ओके नहीं, आई एम शॉक्ड लाइक कि ये क्या क्राइटेरिया है। एग्जैक्टली, कि अगर आप नेटवर्क नहीं करेंगे तो आप मतलब मिलेंगे कैसे लोगों को? तो आई सेड ये तो मैंने कभी किया नहीं और मुझे ये करना नहीं। तो आई सेड ओके, I want that people should invite me because I'm the best motivational speaker, not because I'm a female motivational speaker. तो एक वैल्यू बेस्ड अगर आप लाइफ जिए ना, एज स्पेशली एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि भाषण नहीं है, ये मैं हूँ, जो हूँ वही बोल रही हूँ, और इससे आगे आप मेरे बारे में कुछ रिसर्च करेंगे, इतना ही मिलेगा। आप मुझे पर्सनली मिलेंगे, यही मिलेगा। स्टेज पे आऊंगी, यही सुनेंगे। मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल भी हैं, बिकॉज़ स्पिरिचुअल लोग ऐसे होते हैं जनरली कि जो है उनके काम में दिखता है, वो चीज झलकती है। अगर आप फेक है तो फिर वो चीज दिखेगी नहीं आपके काम में। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं बोल रही थी कि उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस आपको नहीं भेजे, मतलब मत ही भेजो क्योंकि अगर मैं जो हूँ वही बोलूँ ना, प्रिपेयर करके आए, तो वो क्या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हुआ? तो आई थिंक टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए ना हौसला चाहिए, और टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए हैसियत चाहिए। हैसियत आती है थ्रू स्किल्स। आपकी हैसियत है क्या? कितना पढ़े हैं आप? लाइक आई वाज जस्ट, इस इंटरव्यू से पहले ही आई वाज सेइंग कि हर साल मैं 1 महीना पढ़ाई में डालती हूँ। आई लर्न अ न्यू स्किल, एनीथिंग, और पढ़ाई शुड ऑलवेज बी ऑन। मेरे को कोई हक नहीं है आपको बोलने के लिए कि यू कैन डू इट एंड यू कैन गो अहेड, जब मैंने खुद नहीं किया। मैंने 16 बुक्स लिखी हैं, और मेरी हर बुक अच्छी है। ऐसा नहीं है आई एम अ वन बुक पर्सन, इवन दो आई से सो माई सेल्फ, कि इतना काम मैंने किया है। राइट बायोग्राफीज, आई एम नाउ गेटिंग इनटू फिल्म मेकिंग। तो मैं आपको आके कैसे बोलूँ आप कर सकते हैं? आप सवाल पूछिए ना, आपने क्या किया है? भाषण देने के अलावा क्या किया है? What are your achievements? भाषण तो कोई भी दे सकता है। So I feel in a top position you have to set an example. You have to show your skill. आप अपनी अचीवमेंट दिखाओ पहले, तो वही टॉप में रहता है ना, जो अचीवर है। उससे टॉप तो है नहीं, कुछ बातें नहीं चलती और कुछ पोजीशन नहीं चलती। आप मुझे कुछ भी डेजिग्नेशन दे दो, लेकिन अगर मैंने कुछ किया नहीं है और वो दिखाने लायक नहीं है, तो पोजीशन का कोई मानना ही नहीं है। स्क्रीन प्ले राइटिंग आपने अभी बताया कि आपने शुरू की है, मैं भी कहीं एक जगह देख रही थी आपके, उसमें इस पर आप कैसे आई कि पहले ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड देन फिर ये स्क्रीन प्ले राइटिंग में, और अभी क्या लिख रहे हो आप? तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, सारे मेरे कोर स्किल से ही जुड़ी हुई हैं। पहले आई वाज अ स्पीकर, तो अगर बोल अच्छा रहे तो लिख भी अच्छा लेंगे। तो एज अ राइटर, एज एन ऑथर, मैं एक्चुअली लिखती बचपन से थी। मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो कहानियां तो मुझे बहुत पसंद है लिखना। आप मुझे कोई टॉपिक दे दो, बस दैट्स माय बेस्ट थिंग टू डू, टू राइट स्टोरीज। तो मैं अपनी क्लास में सबके ऐसे मैं ही लिखती थी, सारी लव लेटर्स मैं ही लिखती थी। तो आई वुड से मेरे क्लासमेट्स के जो भी लवर्स थे, टेक्निकली दे वर इन लव विद मी, क्योंकि मैं चिट्ठियां लिख रही थी। तो स्क्रीन राइटिंग एक्चुअली इज राइटिंग बुक्स, और स्क्रीन राइटिंग एक अलग कला है। तो मैंने ये सीखा बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरी बुक्स की मूवीज बने। पर फिर ऐसा होता है ना, बुक इधर रह गई, मूवी उधर चली गई। तो ऐसे खुद ही सीख लो, किसी को ब्लेम मत करो। देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो वो राह आनी चाहिए, सीख लो। व्हाई डू यू वांट टू डिपेंड? हाँ,
लोग करेंगे, पर मुझे पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग हर काम मुझे करना है, पर मुझे पता है कि सही काम हो रहा है। तो मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, डायरेक्शन, राइटिंग, फुल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एवरीथिंग। वो ऑब्वियसली सब लोग करेंगे, पर फिर बोल नहीं सकते अच्छा वो डायरेक्टर अच्छा नहीं था, तो बता दो। आपको कैसे पता है कि अच्छा डायरेक्टर सेलेक्ट करना है? तो आई फील कि जिस रास्ते में जा रहे हो ना, वो रास्ता पहचानो, वो रास्ता जानो। कि एक ड्राइवर बन जाओ, बेशक पैसेंजर बन के बैठे आप, लेकिन कभी गाड़ी खराब हो गई ना तो आप चला सकते हैं, तो कहीं दूर तक लेके जा सकते हैं टू गेट हेल्प। तो स्क्रीन राइटिंग मैंने उस नज़रिए से सीखा था कि फिर नहीं तो कुछ भी बनाते हैं कहानी का। आप देखते हैं ना बुक अडेप्टेशंस, फिर हमेशा यही बोलते हैं बुक वाज बेटर। मैं चाहती हूँ लोग बोले फिल्म वाज बेटर, तो और ऐसा हुआ कि लिखते लिखते अब उसका शौक आ गया। अब कौन सी किताब पे आप बुक? 2 हैं, एक्चुअली 3 हैं, द कॉलिंग, आई एम अनदर यू और वाइज मैन सेड, और एक नई है जो मैं स्क्रीन प्ले लिख के फिर बुक लिख रही हूँ। वाइज मैन सेड पर भी हम बात कर सकते हैं। हाँ बड़ी जी। अच्छी कहानी है उसकी। थैंक यू। कि वो जो बिलियनियर होता है वो निकलता है, पूरा वर्ल्ड घूमता है और वो बहुत अलग अलग तरीके के भावनाओं को एंजॉय करता है, फीलिंग्स को एंजॉय करता है। वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आई थिंक वो फिक्शन है, वो कहीं आपकी इमेजिनेशन से वो आदमी बिलियनियर आया है। वो कैसे, मतलब क्या माहौल होता है कि आप ऐसे इमेजिन कर लेते हो कि एक 80-90 साल का आदमी है और ये निकला है पूरी दुनिया घूमने? क्या होता है उस वक्त? एक्चुअली ऐसा बोलते हैं ना कि देयर इज नो फिक्शन, दैट ये सब राइटर का ही है। द राइटर इज इन एवरी कैरेक्टर, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब तक आप वो खुद अपना नहीं सकते, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो बोलते लोग फिक्शन है, इसलिए मुझे डर लगता है जब लोग खराब कहानियां लिखते हैं। तो यार मतलब ऐसा क्या, तुम्हारा कौन सा ये साइड है जो निकला है? तो ये ना कहानी कहाँ से इंस्पायर हुई, मैं बायोग्राफीज लिखती हूँ, तो बहुत सक्सेसफुल लोग, बहुत अच्छे लोग, और उनके थ्रू और लोग मिलते हैं। जैसे सपोज आपकी मैं बायोग्राफी लिख रही हूँ, तो आप भी मुझे 5 लोगों से मिलाएंगी अपने कैलिबर की, कि उनसे भी बात कर लो मुझे जानने के लिए। तो मैंने देखा यार, इतनी मतलब मुझे ऐसा लगता था आई वांट अ फेरारी, आई वांट दिस एंड आई वांट दैट, पर जो उन्होंने खोया है ना वो पाने के लिए इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब मुझे एक भी ऐसे इंसान नहीं दिखे कि मुझे ऐसा लगे कि यार दिस लाइफ आई वांट टू लिव। I feel when I come back home, I see कि बहुत बड़ा प्राइस टैग था, बहुत बड़ा। जितनी बड़ी सक्सेस, नेचुरली आप जितना बड़ा ब्रांड लेंगे उतना तो पैसा लगेगा, पर लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं लगता, जान लग जाती है, कई कॉम्प्रोमाइज लग जाते हैं, फैमिली टाइम लग जाता है, हेल्थ लग जाती है, वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो फिर ना मेरे ग्रैंडफादर प्रीस्ट थे, वो पंडित जी थे, बन गए थे पंडित जी बाय द टाइम ही रिटायर्ड एंड सो ऑन। तो मुझे लगा उनकी लाइफ अच्छी थी, तो वहां से वहां इज वेयर आई टुक सैमी बैक, कि वो, क्योंकि एक हद के बाद ना पैसा भी इंस्पायर नहीं करता, मतलब आपके नाम से दरवाजे खुलते हैं। तो जब देयर इज नो, व्हाट इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट? सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है कि मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने ये किया, अब वो करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो आई सेड चल सैमी, आई विल टेक यू बैक टू द स्ट्रीट्स। और उस टाइम ना जो वो एटीट्यूड होता है कि मेरे पास सब है, और अब लेंस अलग है दुनिया देखने का, रियलिटी देखने का, विदाउट मनी, विदाउट आइडेंटिटी, कि अब जा रहे हो ना आप, तो एक बार फिर से रिवाइज करके चले जाओ। ऐसे होता है ना, एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं, तो सैमी इज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, तो ये पूरी बुक उनकी रिवीजन है। सो इट्स नाइस, इट्स गुड फन। तो मतलब आपको वो आपके ग्रैंडफादर से इंस्पिरेशन मिली? मतलब बहुत लोगों से। ग्रैंडफादर इतने सिंपल थे ना कि मुझे आज भी लगता है कि दैट लाइफ आई वांट टू लिव। प्रिया, एक सेइंग है, व्हेन लाइफ गिव्स लेमन्स मेक लेमनेड। मैंने ना 1-2 बारी कोशिश की लोगों को ना ये एडवाइस देने की, तो उल्टा मेरे ऊपर ही आ गया कि यार तुम्हारी लाइफ में सब सही चल रहा है तो तुम तो लेक्चर दोगी ही। तो हम क्यों ऐसा, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखती हूँ प्रिया, कि उनको कोई एडवाइस दो या उनको थोड़ा सा भी चाहो कि अपलिफ्ट करो कि भाई थोड़ा सा तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़े ना, और तुम्हें ही ये करना है। तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, यार इसकी लाइफ में तो सब सही चल रहा है? तो ऐसे लोगों को डील कैसे करें?
ये दिस इज द इटर्नल क्वेश्चन। एग्जैक्टली आप कुछ नहीं कर सकते, टेक इट फ्रॉम मी, मतलब कि जिसको नहीं करना ना वो नहीं करेंगे। और मैंने ऐसा देख लिया है कि अगर आप जाके भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देना और नई प्रॉब्लम ले आएंगे। उन्हें बहुत पसंद है कि एक्सक्यूजेस में रहें, दैट दे लिव इन व्हाट आई वुड से मिजरी। पसंद है उनको, वो उनकी जगह, वो उनका घर है। तो इट इज़ पॉइंटलेस सॉल्व करना। इनफैक्ट पहले मतलब लाइफ में आई वुड गो एंड सॉल्व रैंडम पीपल्स प्रॉब्लम्स, तो और वो फिर और ले आएंगे। मतलब कितनी आप बहस करोगे और कितना करते रहोगे, मेरे को खुद का काम नहीं है। तो बहुत लोग मुझे बोलते थे कि कैन यू हेल्प मी, आई वांट टू राइट अ बुक, आई वांट टू डू दिस। तो इतना मैं हेल्प करती थी, पर उसमें से कितने ऑथर्स बने? कोई नहीं। या जो लोग आए हेल्प मांगने, उसमें से कितने लोग आगे बढ़े? नन, ऑलमोस्ट नन। तो मैंने क्या किया, एक स्टेप रख दिया बीच में। तो अब जब मुझे फोन आता है या कोई ईमेल करता है कि मुझे ऑथर बनना है या मुझे स्पीकर बनना है, आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ ये 3 वीडियो देखो और ये मेरी एक बुक पढ़ो, फिर मुझे फोन करो। मुझे कभी फोन ही नहीं आया। मैं तो ही नहीं होगा क्योंकि मैं पहला सवाल पूछूंगी, मेरे वीडियो देखिए, बुक पढ़ी नहीं, तो वो क्या चाहते हैं? टाइम वेस्ट करो इसका, इनसे करवा लो। सी आई टेल यू, इंडिया में ना लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास और इतना प्रेयर मोड जो है, इट्स वेरी गुड टू प्रे, पर व्हाई आर यू बर्डनिंग समबडी? मतलब हम चाहते हैं कि आप मुझे नुस्खा दे दो, एक ये बता दो, मंत्र बता दो, तो सब ठीक हो जाएगा। कौन ठीक करेगा? आप भगवान को काम पे लगा रहे हैं इतना कि आप ठीक कर दो, इससे अच्छा आप ही चले जाओ ना, कर लो थोड़ा काम। तो आई फील दैट पीपल नीड टू टेक एक्शन। आप उनको काम दे दो एक, कि अच्छा ऐसा करो, पहले ये करके आओ। मैं भाषण देती ही नहीं हूँ, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और जिसको चाहिए ना, वो सुनते सुनते सीख लेगा, और जिसको नहीं चाहिए वो आपसे बुलवा के इतना टाइम वेस्ट करेंगे, एंड देन यू ओनली फील लाइक अ लूजर। क्योंकि अब आप भी इन्वेस्ट हो गए हैं ना उनकी सक्सेस में, आपने उनको इतना बताया, इतने आइडिया दिए, आगे क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी ये हुआ वो हुआ, फिर आप उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। यू आर इन्वेस्टेड इन सक्सेस। तो द रेट ऑफ फेलियर और द रेंज ऑफ फेलियर आई फील समटाइम्स इन ट्राइंग टू हेल्प पीपल, आई हैव अंडरस्टूड जिसको हेल्प चाहिए ना, उसको ये 3 लेवल्स पास करके आना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो ये बहुत पहले की बात थी। आई मेट राजू हिरानी, तो वो फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आई वांट टू मेक अ फिल्म, ये बहुत पहले की बात है और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू बी एन असिस्टेंट। तो ही सेड मेरा जो प्रोडक्शन सेट है वो इट्स नॉट अ स्कूल। I'm not making a movie to teach you filmmaking. तो I'm not going to hire you. आपको मेरे साथ काम करना है, आप सीख के आओ कि मैं आपसे सीखूं, कि आप क्या वैल्यू मुझे देने आए हैं। right. तो दैट वाज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट कि मुझे अगर राजू हिरानी के साथ काम करना है तो मुझे काबिल बनना पड़ेगा उनके प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए। आई वेंट एंड आई स्टडीड फिल्म मेकिंग। आई विल कॉल हिम, मुझे याद आ गया दैट सर नाउ आई एम क्वालिफाइड इनफ टू बी इन योर प्रोजेक्ट। पर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि जाके पढ़ के आओ। अब पढ़ के आने के लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, मुझे वापस सीखने जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो नहीं करना। पर आप मुझे अपने सेट पे रख लो और बताओ इन्वेस्टर्स को, मैंने ये इसको रखा, आता कुछ नहीं है, मैंने इसको सिखाने के लिए रखा है, मूवी बनाने के लिए। थिंक अबाउट इट। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन पीपल आस्क फॉर हेल्प एंड दे एक्सपेक्ट यू टू वर्क, कि आप अपना रिस्क ले लो, अपना टाइम डाल दो, पर मैं नहीं ये जाके ये करके आऊंगी पीछे से, और उसके बाद ना मुझे जरूरत नहीं है। आई कैन मेक माई ओन फिल्म, I can do anything, and that is the power. I would say that is the power of putting some layers and steps before help. Right. तो मोटिवेशन कहाँ पिक्चर में आता है प्रिया? फिर मोटिवेशन क्या काम करता है? See, motivation is to put people in action. Okay. कि एक उनको याद दिलाना कि आप काबिल हैं। मैं जो बोलूंगी वो आपके लिए मायना रखता ही नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ नहीं पता। पहले जियो ना उनकी लाइफ, फिर बताओ कि ये सही है कि गलत है। मैं अपने अपब्रिंगिंग से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। अगर मेरी किसी और की अपब्रिंगिंग होती, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे नहीं बड़ा किया होता, लेट्स से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरी कजन के घर रहते और मुझे मेरे मदर फादर ने बड़ा किया होता, सारा दिन यही, मॉम है नहीं, डैड है नहीं, अभी और प्रॉब्लम, अभी ये, तो फिर मैं कहाँ पहुंचती? करेक्ट। तो
आप मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास ये सब था? करेक्ट, आप मुझे समझ ही नहीं सकते, बट यू कैन टेल मी प्रिया ये जाके कर क्या हो, ये जाके सीख क्या हो। सी, एजुकेशन स्किल इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि यहाँ से जो ये सब ड्रामा है ना, यहाँ से ध्यान निकालो और कुछ करो, यू नो, वर्क। आप देखेंगे जो गुरुकुल थे पहले जमाने के, सिंस यू स्पोक अबाउट माइथोलॉजी, वो सीखने में, एजुकेशन में, वोकेशनल स्किल्स में इतना ध्यान डालते थे कि उनका फोकस बन जाता है। वो ड्रामा लेके घूम नहीं रहे हैं। ड्रामा लेके कौन घूम रहे हैं? जो ये काम कर ही नहीं रहे हैं, यू नो। सो दैट इज व्हाट आई डायरेक्ट पीपल कि कुछ करो, कुछ सीखो, आगे बढ़ो। तो हम लैक कहाँ कर रहे हैं? अवेयरनेस इन में या अवेयरनेस एंड इन प्रोडक्टिविटी। आई थिंक एज अ कल्चर नो, हम चाहते हैं कि थोड़ा दबा हुआ कल्चर है कि हम लोगों से जवाब चाहते हैं, लोगों से परमिशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, आप बताइए, क्योंकि सिखाया है हमें कि मेरी सुनो। तो अब वो खुद अपना, दे आर नॉट एबल टू यूज देयर ओन जजमेंट और रिबेलियस हो जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, यू नो। तो अगर एक इंडिपेंडेंस मिले बचपन से ही कि कर, गिर, मैं हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं, और कर और गिर, मैं हूं यहाँ पे, नो वरीज। तो और हम ना गिरने पे इतना बड़ा इशू बनाते हैं कि फिर लोग पूछेंगे 10 लोगों से, व्हाई आर दे आस्किंग 10 पीपल, बिकॉज यू शुड बी टू ब्लेम व्हेन दे फॉल। मैंने तो सबसे पूछा था, तो टेक्निकली 10 लोगों की गलती है कि मैं गिरा। सो इट्स ओके। वैलिडेशन पे थोड़ा सा बात करते हैं प्रिया कि ये बिल्कुल कल्चर बन गया है। आप सही कह रहे हैं कि हमें हर किसी से वैलिडेशन चाहिए होता है, कि पेरेंट्स से भी वैलिडेशन चाहिए या फ्रेंड्स से भी चाहिए। तो वो माइंडसेट से कैसे बाहर निकले, और स्पेशली इंडिया में इतना सारा माइंडसेट ऐसा क्यों है? सी, इंडिया में माइंडसेट, इट्स लाइक, आई थिंक हम डरने का हौसला नहीं रखते, यू नो। सबको सक्सेसफुल बनना है, पर जैसे आप सक्सेस चाहते हैं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ इट। तो पहले फेलियर एक्सेप्ट कर लो, तब जाके सक्सेस की सोचो। तो जब मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, सबने बोला नहीं, तुम्हारा इतना अच्छा ट्यूशन का चल रहा है, 1900 स्टूडेंट्स हैव टॉट। उस जमाने में, आई टेल यू, व्हेन आई वाज 22 आई केम टू मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो 1 लाख से कम ही था मेरी मंथली इनकम। थिंक अबाउट इट, मतलब उस जमाने में आई ऑलवेज वांटेड टू टच 1 लाख, वो नहीं हुआ, पर उतनी कम। अब वो सब छोड़ के आई वांटेड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो एवरीवन अराउंड मी थॉट आई वाज मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, पर मेरा मन भर गया था, वही पढ़ा पढ़ा के। अब मुझे अलग करना था, क्योंकि ना मुझे बुलाते थे लोग बात करने के लिए, तो मुझे वो बहुत पसंद आ रहा था कि चलो किताबें छोड़ के कुछ और मैं बात कर रही हूँ। तो अब वो सब छोड़ दिया एंड आई केम इनटू मोटिवेशनल स्पीकिंग। एवरीबडी सेड नो, ओके, पर आप वो करो जो आपका दिल चाहे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाओगे, वापस आई कैन कम बैक नो टू मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो आई टुक द लीप। अब क्या हुआ, पढ़ाना और बोलना बहुत अच्छी तरह आता था, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया नहीं। तो 6 महीने में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। रॉन्ग डिसीजन, मतलब पूरा ऑफिस बनाया, ये बनाया, जीरो, मतलब आई केम टू जीरो। तो अब गिर गए, करेक्ट। पर ऐसा है ना लाइफ में, आप कहाँ गिर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आई नेवर टोल्ड एनीबडी, मैंने किसी को नहीं बोला कि वो अब तो पैसे नहीं है, आप अपना काटो। सी, क्या होता है ना, लोगों के पास पैसे नहीं होते, अब उनसे आएंगे बोरो करने कि यार इतनी दिक्कत हो गई, अब ये हो गया, वो हो गया, तो थोड़े पैसे चाहिए। अब वो क्या बोली, तुमको बोला था कि मत करो, रॉन्ग डिसीजन। अब नाउ failure will be rubbed into your face. Why? Because I'm inconveniencing her. रिस्क मैंने लिया, काम मैंने अपने मन से किया, अब दुख है तो तुम भी दुखी हो और मुझे पैसे दो। डोंट डू दैट, इट इज योर फेलियर। आप अपना सोल्यूशन खुद ढूंढो, क्योंकि अब लोगों को इनकन्वीनियंस मत करो। इसलिए हमें पसंद ही नहीं है जो लोग फेल होते हैं, क्योंकि मुझे पता है अब मेरी हेडेक है सारी, अब मुझे ये करना पड़ेगा, अब मुझे संभालना पड़ेगा, और मैंने कुछ किया ही नहीं। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट इज कि उसको और 2 बातें सुनाएं, राइटली सो, यू नो। तो आई केप्ट क्वाइट। आपके पास पैसे नहीं है, बिजनेस खराब हुआ, ये अंगूठी कितने की है, बेचो। ये घड़ी कितने की है, बेचो। मुझे खुद नहीं बेचना, वो अपने शेयर्स बेचे, वो अपना एफडी तोड़े और मुझे सपोर्ट करे। एक एक करके सब बेच दिया मैंने कि चलो कट जाए। और वो जो सीखा ना मैंने कि नाउ आई कैन नेवर बी हियर, क्योंकि अब ना एक एक करके सब लूट गया, बस किडनी बची अभी मतलब मैं गाड़ी बेचने की उस पे आ गई थी, इमेजिन।
पर बोला किसी को नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगी हाउ आर यू, वेरी वेल, क्योंकि इज्जत नहीं खो सकते ना। लाइक आई सेड, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। ना मैं खुद की रिस्पेक्ट खोऊंगी, नाइदर विल यू डिसरिस्पेक्ट मी। और 3 साल बाद, या नहीं 7 साल बाद जब ये सब हो गया, एंड आई वाज ऑल 7 साल के बाद व्हेन आई वाज डूइंग वेरी वेल, देन आई टोल्ड पीपल कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे भाई ने सबसे पहले बोला कि बताया क्यों नहीं, व्हाई डिडंट यू टेल। आई सेड पर मैनेज हुआ ना, मतलब मेरे मुंह पे कभी दिखा क्या? जूते बेचे, टीवी बेचा, सब बेच दिया मैंने कि चलो। और देन यू लर्न, देन नेवर अगेन। क्या गलती की तब सोचेंगे। इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने क्या गलती की। अगर मुझे नहीं दिख सकता मैंने क्या गलती की, तो मैं नहीं सुधरूंगी। कौन किसी के कहने पे सुधरता है? कोई नहीं सुधरता है। इनफैक्ट वी फील बैड कि मुझे छोटा महसूस होएगा अगर आप मुझे बताएंगे मेरी क्या गलतियां हैं, या मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या गलतियां हैं। सो जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो अगर बाहर गए तो वो झुनका बाकर है ना, बॉम्बे में है एक्चुअली, जहाँ बस कंडक्टर्स खाना खाते हैं। अच्छा। वहां से मैं खाना उठाती थी, और मुझे देख के वो लोग अपनी शर्ट पहनते थे, नहीं तो वो बनियान में बैठे रहते हैं नॉल। तो देखते थे अच्छा भी ये कोई आ रही है लड़की ऐसा सूट बूट पहन के, वो लोग ड्रेस अप होना शुरू हो गए। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट हैपनिंग झुमका बाकर। तो ठीक है, खाओ ना वहां जाके। हुज टेलिंग यू टू गो एंड ईट एट द ताज? हुज टेलिंग यू टू गो एंड ईट एंड देन सेइंग यार आज पैसे दे दे? इज्जत नहीं है क्या? फेल भी होना है तो इज्जत से हो। that is the biggest bounce back you will ever have. तो validation is, I'm saying as a culture, ना हमें हारने की आदत है, ना हमें हारे लोगों को इज्जत देने की आदत है। तो वो खुद से ही माइंडसेट बढ़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि हिसाब ना क्लियर रखो। जैसे हम अकाउंट्स में ऑडिट करते हैं कि पूरा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, सच सच बोलो। तो जो वहाँ चीटिंग नहीं करते ना, एक्चुअली वो असली में निकल जाते हैं एज ऑन अ वाइट चिट। तो सेम वे लाइफ का भी ना एक अच्छा ऑडिट रखो, एक अच्छी बैलेंस शीट रखो। जो मिल रहा है इज्जत से लो, और जो दे रहे हैं, देना पड़ रहा है या छीना जा रहा है, इज्जत से दे दो। तो आई फील रिस्पेक्ट इज द अंडर करंट और अंडरलाइन फॉर लाइफ। तो ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं है, इससे बहुत लोग जुड़े हैं। ये यहाँ प्लांट्स भी हैं, मस्ट ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। पानी तो देना चाहिए। ये उनका भी प्लेनेट है, सिर्फ मेरा नहीं है। देयर आर एनिमल्स, देयर आर अदर थिंग्स, देयर इज सो मच ऑफ लाइफ अराउंड अस। इतने आसानी से एक मच्छर मार दिया, मतलब मच्छर की दुनिया में जाओ, आपको मार दें ऐसे, थोड़ा एक मतलब आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, तो गुड कर्मा कि अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, खुश रहो। सो आई फील अगर वो एक अंडर करंट रहे लाइफ में, तो उससे बड़ी और क्या स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, उससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है कि मैंने लोगों को इज्जत दी, लोगों ने मुझे इज्जत दी। और वो एक्सचेंज तभी हो सकता है जब काम बीच में प्योरिटी से चल रहा है, जब एक काम इनोसेंस से चल रहा है। तो वो काट काट के नहीं चल रहा। जैसे मेरे एक अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ा बिल ऐसा कर लें, आपका टैक्स ज़्यादा हो रहा है, ऐसे दो ना फिर टैक्स। ज़्यादा कमाए, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैंने कम कमाया है, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मेरा इतना प्रॉफिट है। मतलब खुद को ही मैं बता रही हूँ कि इस साल ज़्यादा कमाया नहीं, माइट एज वेल गिव मोर एंड अर्न मोर। तो सफाई हर जगह रखना, I think is the highest form of spirituality. Just be yourself. जो है सच सच बोलो, सच सच दिखाओ। एक बुक में भी शायद आपने कहीं जो आपने भी बात बताई कि ये तो बॉडी है, अगर मर जाओगे अभी तो फिर डेड बॉडी ही कहलाओगे, कोई नाम से नहीं बुलाएगा आपको। हाँ। एक बुक में भी कहीं आपने ये डिस्ट्रक्शन, आई विल गो विद यू, वो प्लेन क्रैश है। वो मैंने कहानी इसीलिए लिखी थी कि एक बार यू आर डेड देन वेयर, मतलब खत्म क्या, इज इट गेम ओवर, कि और भी कोई लेवल है या इसके बाद भी कुछ है। तो वो मैंने कहानी लिखी, और मुझे ऐसा लगता था कि आई मीन आई से इट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, कि जब आप देखें ना कि एक इंसान जा रहा है ऑन द लास्ट स्टेजेस, वो अकेले जा रहे हैं। सब बोलते हैं ना, आप अकेले आए अकेले जाएंगे, और जनरली लाइफ में ऐसा ही होता है। तो इट्स अ वेरी सैड प्लेस कि जो रह गए वो भी सैड, जो गया आप उनका पता नहीं, बट दैट डिपार्चर इज़ वेरी सैड। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि अगर मेरे हाथ में है कि कैसे जाना है, तो ऐसे थोड़े लोग भी लेके चलो
थोड़ा ज़्यादा लोग जाएंगे तो थोड़ी कंपनी होगी, तो ऐसा कहाँ होगा। तो आई सेड ओके प्लेन क्रैश। तो आई टुक ऑल माई कैरेक्टर्स इन अ प्लेन क्रैश कि अभी मिल के सोचो आगे क्या करना है, क्योंकि अंत तो आ रहा है। तो इट साउंड्स फनी नाउ, बट जो मेरी कहानी है द फाइनल कॉल, एक्चुअली वो वेब सीरीज है, बुक का नाम है आई विल गो विद यू। उसके अंदर प्लेन क्रैश हो जाता है एंड ऑल 256 पैसेंजर्स डाई। आगे क्या, उसमें एक ऑथर है जो किताब लिख रही है, लास्ट चैप्टर बचा है, अब कभी नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा हुआ इतना लिख के जब वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं जो मिड जर्नी है, जो सोचते मेरे पास बहुत वक्त है, अभी नहीं। एक उसके अंदर एक राइटर है हु गोज टू कैच हर बॉयफ्रेंड रेड हैंडेड। फ्लाइट एक दिन पहले ले लेती है कि मैं उसको जाके पकड़ूंगी, अब आप है ही नहीं, अब वो क्या करे, तो उसका क्या मायना रखता है। तो आई थिंक आप एक इंसान को बोलते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंस पे लेके जाओ, आपको लाइफ पूरी क्लियरली दिख जाएगी। इसके बाद क्या होगा वो तो कौन जाने, या कौन अब आके बताए, पर अब क्या हो रहा है वो तो देख लो, वो तो समझ लो। उसका तो एक आई वुड से एक रियलिटी, एक रिस्पेक्ट तो दे दो। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो वो मैंने कहानी उस नजरिए से लिखी कि टुडे यू नो इट्स गोइंग टू एंड, और आपके पास कोई फोन नहीं है, अब खत्म होने वाला 4 घंटे है, क्या करेंगे आप, क्या सोचेंगे आप। अभी सोच लो ना, वो आएगा एक दिन और शायद वो 4 घंटे नहीं मिलेंगे, और उस दिन शायद वो सोच ना हो, अभी से बना लो। तो आई एम टेलिंग यू, मेरे जो फैमिली में ऐसा बोलते हैं ऐसी बातें क्यों करती है, मैंने बोल के रखा हुआ है अपनी मॉम को कि देखो एक दिन मैं आपसे पहले मैं जाऊंगी, तो फिर आप देख लेना, आई कैन सी एवरीथिंग। एक वीडियो भी बना के रखा है मैंने कि आफ्टर आई गो ये देखना, वो पता नहीं उनको कहाँ सारे पासवर्ड लिखे हैं, तो जाना तो है, अभी से सोच के जाओ ना, डेथ की तैयारी। या तो आई कीप टेलिंग कि अगर देखो मैं आऊं और मेरे को कुछ मैसेज देना है तो ये सब साइंस देखना। तो पीपल व्हाई यू टॉकिंग लाइक दैट, तो आई से बट इट हैज टू बी लाइक दैट। इतना तेज क्यों काम करती है, इतना काम क्यों करती है, आई कैन गो एनी डे। आई एम 100% श्योर यू आर वेरी स्पिरिचुअल, बिकॉज एक स्पिरिचुअल पर्सन ही डेथ को इतना सेलिब्रेशन से देखता है। अदरवाइज लोगों के लिए डेथ बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सैड कॉन्सेप्ट होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट है। लेकिन जितना स्पिरिचुअलिटी को मैंने देखा है, जितने बड़े बड़े मास्टर्स को मैंने पढ़ा सुना है, उनके लिए मृत्यु एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। मतलब वो एक देखो एंड है, लाइफ का स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। मैंने कौन सी चीजें स्टार्ट की जो मैंने एंड की, अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से। तो एटलीस्ट कुछ तो करो कि ये मैंने किया, दिस इज माय सिग्नेचर, प्रिया वाज हियर। मतलब ऐसा काम करके जाओ। पैसा पे कोई सिग्नेचर है नहीं, वो इमिजिएटली लेके जाएगा। देखिए मैंने, मेरी बुक से क्या रॉयल्टी मिलेगी, मेरी मूवीज से क्या रॉयल्टी मिलेगी, वो कोई और लेके जाएगा। पर जो मेरी बुक्स पे नाम है, जो मेरी मूवीज पे नाम है, जो मेरे काम पे नाम है, वो कोई नहीं लेके जा सकता। और जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं वो भी कोई नहीं लेके जा सकता। तो ऐसा काम कर लो कि आपका एक वजूद रहे, वो एक एनर्जी रहे, नो मैटर वेयर यू आर। और अगर आप वापस आ जाएं, लेट्स से whoever believes in reincarnation, अगर आप वापस आ जाएं, पहले तो ऐसा काम मत करो कि वापस आना पड़े, और अगर आ जाएं तो आप जो काम करके गए हैं ना, उसी के ही बेनिफिशियरी आप बन जाएं। तो ऐसा एक छोड़ के जाओ, आई वुड से लेगेसी दैट यू बिकम अ बेनिफिशियरी ऑफ योर ओन वर्क। फिर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। जो लोग इनसिक्योर होते हैं अंदर से, उनके अंदर इनसिक्योरिटी भरी होती है। अक्सर मैं देखती हूँ, और अक्सर लोग भी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि भाई वो बंदा इनसिक्योर है और वो हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों को डील कैसे करें? बिकॉज आप इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार ऐसे ऑफिस में लोग मिल जाते हैं, कई बार ऐसे घर में लोग मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग। सी जो इनसिक्योर लोग हैं ना, वो टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इतना टाइम आप लोगों को गिराने में लगे हो, इसलिए इससे अच्छा तो कुछ काम कर लो। अपनी इनसिक्योरिटी निकाल लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सीख लो, थोड़ा और मेहनत कर लो कि आप थोड़े सिक्योर हो जाए। सी इनसिक्योरिटी का एक ही जवाब है, मेहनत। ओके और अगर मुझे कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, तो पहले तो मुझे ये दिखना है कि गिर कैसे गई मैं, मतलब मजबूत कैसे नहीं हूँ, मेरा फुटहोल्ड कैसे स्ट्रांग नहीं है। और अगर कोई गिरा सकता है, और अगर हर कोई गिरा सकता है, तो मुझे और मेहनत करने की जरूरत है।
मुझे और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है कि हिला के तो दिखाओ। वो जब मार्शल आर्ट सीखते हैं ना, आप देखेंगे ये कराटे और जब ये सीखते हैं और वो 6 पैक बनाते हैं और कोर को स्ट्रांग करते हैं, फिर वो आपको आके बोलेंगे मार, राइट। मतलब क्यों बोल रहा है मार, कि तू मार ही नहीं सकता मुझे, उसको भरोसा है। मैंने इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाया है कि वो खुद इनवाइट कर रहे हैं सबको आके मार। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि खुद ही जाके बोलो आजा मार, मुझे कुछ लगने वाला है नहीं, तेरा ही हाथ दुखेगा। तो सिक्योरिटी, दिस इज सिक्योरिटी। और जिसके पास इतना वक्त है, क्योंकि वो ही वीक दिख रहा है ना, कि उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, तो अगर उसको स्ट्रांग बनना है, गो एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। तो आई फील सिंपल सा आंसर है, पर सुनेंगे नहीं लोग। प्रिया, अक्सर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो भी जिसको भी हम सुनते हैं, घर पे भी अगर कोई हमें एडवाइस देता है तो कहता है कि खुद को बदलो, उसके बाद सब लोग बदल जाएंगे। लेकिन खुद को बदलना और खुद पे काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कैसे करें? क्या आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार मुझे अपने आप खुद को ही बदलने की ज़रूरत है, ये लोग तो नहीं बदलने वाले? सी आई थिंक चेंज या बदलना ना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, और वो इटसेल्फ इज के मैं क्यों बदलूं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं। एक तो बदलना नहीं चाहिए, ओके, बदलना क्या नहीं चाहिए, अपना कोर, अपनी वैल्यूज। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी कोई आके झगड़ा कर रहा है मुझसे, 2 गाली दे रहा है, तो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ नाइस पर्सन, आई एम अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, बिहेव लाइक दैट। फिर बोलना नहीं, उसने मेरे को प्रोवोक किया इसलिए मैंने 2 गाली दी, मतलब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मत करो। सो दैट इज वेरी गुड। जहाँ पे अच्छी बातें हैं वो आप अपना एक वजूद और एक कैरेक्टर स्टेबल रखो। पूरी दुनिया चाहे नेगेटिविटी में रहे या कुछ भी करे, आप कौन है वो आप अपने आप को एकदम ग्राउंडेड रखो, कि उसको जवाब मिल गया कि ये प्रिया है, मतलब मेरे को आपके साथ वो गेम ही नहीं खेलनी, तो वहां मैं नहीं बदलूंगी। अब लेट अस से कि जैसे आपने कहा कि कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है या एनवायरनमेंट नहीं बैठ रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, और लोग मुझे बोल रहे हैं ये न्यू कमर्स तो बॉलीवुड में टिकेंगे नहीं, तुम्हें अगर आना है बॉलीवुड में तो थोड़ा पार्टीज में बैठो, थोड़ा अल्कोहल पियो, थोड़ा ये करो वो करो। तो देयर आई हैव टू ग्रो अप। देखो चेंज ना, मुझे लगता है कि मुझे बदलना पड़ेगा, नो, आई हैव टू ग्रो अप। मुझे अब इस लेवल पे पहुंचना है, और उसके लिए मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, मुझे और सीखना पड़ेगा, मुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा, और मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इटसेल्फ इज चेंज फॉर ग्रोथ। मतलब नहीं तो मैं हर एक के लिए बदलती रहूं तो मैं कौन बनूं, दैट हु विल आई बी। मुझे ऐसा बनना ही नहीं है, मुझे ऐसा करना ही नहीं है, बट आई कैन ग्रो अप जो मुझे हेल्प करेगा। तो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी, तो इतना मुझे सता रहे थे उधर के जो मैनेजमेंट है ना, इतना परेशान किया मुझे। तो फिर मैं ऐसे 2 रास्ते हैं, एक है कि छोड़ दो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं परेशान होना। सेकंड इज कि मुझे हिलाया कैसे, मेरे को परेशान किया कैसे, हाउ कैन आई बी स्ट्रोंगर, ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए फ्रॉम माई ग्राउंडेड व्यू पॉइंट। मतलब मुझे ना अब और ये थोड़ा होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे लोगों को जवाब कैसे देते हैं, ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, ऐसे लोगों को साइड में कैसे करते हैं, ऐसे लोगों को उठाते कैसे हैं, वो मैं सीख सकती हूँ। नाउ इट इज अ न्यू स्किल आई एम लर्निंग, and I grow up to the point these people don't affect me anymore. और यहाँ पे आके अब अलग प्रॉब्लम आएगी, then I grow higher, it's an opportunity. पर अगर आप मुझे बोलें तू बदल जाना, जनरली लोग change means compromise, वो प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे बोलें सर झुका के आप ये सुनो बात, अपने आप को समझा लो, दैट इज नॉट चेंज, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। सो ग्रो अप आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन, and that is the only way forward, but in some places don't change. प्रिया, एक प्रॉब्लम सोसाइटी में है कंपैरिजन की, कि हम देखते हैं उसके पास बड़ी गाड़ी है, वो हमसे ज़्यादा गोरी है, वो हमसे ज़्यादा लंबा है, वो हमसे ज़्यादा तगड़ा है। मतलब हमेशा हम खुद की ही कंपेयर करते रहते हैं, या ज़्यादातर अगर हम देखें तो सोसाइटी वाले कंपेयर करते हैं कि जी शर्मा जी का लड़का तो IIT चला गया, गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो
उस कंपैरिजन से खुद को कैसे बचाएं, खुद का माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि हमें वो उतना फर्क ना डाल पाए? एक्चुअली कंपैरिजन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पर वो डायरेक्शन थोड़ी बहक जाती है। जैसे कि अगर मेरे पास पानी है और मैं ये मार्बल के ऊपर पानी फेंकती जाऊं तो कोई फिसलेगा, और somebody will get hurt बुरी तरह। पर अगर वही पानी मैं ये गमलों में डालूं तो then it is giving life। तो कंपैरिजन इज गुड, लेकिन आप उसको डाल कहाँ रहे हैं? जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे फिल्म मेकर बनना है, ओके, एक दिशा सेट हो गई है, सेट योर गोल। अब माइलस्टोन्स, आप कंपैरिजन के माइलस्टोन्स रख दो कि देखिए जो सबसे बड़ी अच्छी फिल्म थी ना वो इधर थी, इधर तक पहुंचना है, इसके जैसा बनना है, इसके जैसा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, फिर उसके जैसा, मतलब नॉट कार्बन कॉपी, पर दैट इज माय माइलस्टोन एंड यार्डस्टिक। तो उस डायरेक्शन में कंपैरिजन बहुत अच्छी बात है, और कंपैरिजन अपने पास से भी बहुत अच्छी बात है कि देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गई, ये मेरा ग्रोथ है। या अगर पीछे आ गई तो दैट इज नॉट गुड। लेकिन ये साइड पे मार्बल पे पानी फेंकना, ये सब करना मीन्स यू आर हर्टिंग योरसेल्फ एंड यू आर हर्टिंग अदर्स। अभी अगर मैंने दिशा बना ली है कि मुझे वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकर बनना है, एंड यू से देखो अब तुम्हारी हाइट तो 5'2" है, उसके पर उसका इससे ताल्लुक नहीं है, यू गेट इट। हाँ है, पर अगर मेरी कोई दिशा ही नहीं है तो अब आप हर चीज मुझे बोलेंगे यू गेटिंग माई अटेंशन एंड आई एम ट्राइंग टू कंपेयर। कि अभी अगर आप मुझे बोलें जैसे कि शर्मा जी का बेटा तो आईटी बन के गूगल में काम कर रहा है, वेरी गुड, मेरी वो दिशा है नहीं, मेरी ये सेट है, यहाँ पे मैं कंपैरेटिव माइलस्टोन्स रखूंगी। तो आई फील कि जो लोग गुमराह होते हैं या लॉस्ट होते हैं ना, वो इतना बड़ा डील बना देते हैं कंपैरिजन की। जिसको रास्ता पता है वो कंपैरिजन को एज अ टूल यूज कर रहा है, नॉट एज टूल। भी दो तरीके के होते हैं, या तो बना देंगे या खोल के बिगाड़ देंगे। तो वो बिगाड़ने वाला हमको प्रोग्राम नहीं रखना है, यहाँ पे रखें। तो आप शर्मा जी से जरूर कहिए कि आप अपने लड़के से पूछ लो कि तुम्हारी दिशा क्या है, उसको यहाँ जाना है। अब वहां पे आप करेक्ट कंपैरिजन और करेक्ट यार्डस्टिक्स रख लो, वो दूसरे मिश्रा जी के बेटे को छोड़ दो। प्रिया संदीप माहेश्वरी को जानती हैं आप? हाँ जी, नाम सुना है मोटिवेशन मैंने। की हाँ, फील्ड में एक हाँ। बड़ा नाम है, उनके जैसे और भी काफी लोग हैं। अब तो मोटिवेशन की फील्ड में बहुत आगे। क्या कैसा, कभी आपने सुना है उन्हें, कभी मिली हैं आप उनसे? मैं मिली नहीं उनसे कभी, पर सुना है, और मुझे अच्छा लगता है कि वो इतने यंगस्टर्स को अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो और उनके मुझे लगता है फॉलोअर्स भी बहुत हैं, सुनते हैं। मैंने जो उनके वीडियोस देखे हैं ना, यंग माइंड्स आर सिटिंग देयर, और अच्छा है। मुझे लगता है कि लोगों को अच्छी बातें बतानी चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि यूथ आर रिबेलियस, सुनते नहीं है, तो उनको कैसे सुन रहे हैं? मतलब एक तो मैंने उनका वीडियो देखा था, स्टेडियम में कर रहे थे शायद, तो कैसे आए फिर सुनने के लिए? तो डोंट ब्लेम द यूथ, दे आर नॉट लिसनिंग, बी वर्दी ऑफ बीइंग लिसन टू। तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि वो पैसे दे के आए सुनने के लिए। तो आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, कभी आपको ऐसे कुछ कंपटीशन फील नहीं होता? देखो मुझे लगता है कि पर्पस क्या है, मैं चाहती हूँ द वर्ल्ड शुड बी अ बेटर प्लेस। तो क्या मैं अभी 7 बिलियन पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ? बहुत बड़ा काम है, मुझे और भी काम करना है। मुझे गिटार बजाना है, मुझे अपने घर बैठना है, और मुझे बहुत घूमना है, मुझे किताबें लिखनी है। तो इतना बड़ा काम अकेले तो नहीं हो पाएगा। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़े हैं, आई थिंक इट इज़ बेटर। और अगर मैं चाहूँ भी तो इतना काम नहीं कर सकती, वो भी खुद चाहे ना तो वो इतना काम नहीं कर सकते, दोनों को मिलके करना पड़ेगा, या और 10 लाख लोगों को मिलके करना पड़ेगा। तो वेलकम, कम ऑन बोर्ड। प्रिया, एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक विमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो लीड पोजीशंस है ना कंट्री में, वहाँ तक महिलाएं बहुत कम पहुँचती हैं। तो क्या रीज़न है और क्यों हमें बहुत ज़्यादा फाइट मारनी पड़ती है फिर वहाँ स्टेबल रहने के लिए? एक्चुअली सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी आगे बढ़ जाता है। वो आदमियों में भी सेग्रीगेशन होता है, दैट द बेस्ट गोज फॉरवर्ड। और सिर्फ कला की बात नहीं है, सिर्फ टैलेंट और स्किल की बात नहीं है, बहुत ही
लीड पोजीशंस में ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप ये सोचिए दैट आप एक छोटी पोजीशन पे है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 पीपल। जैसे ही आप सीईओ पे आते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंपनी, स्टेक होल्डर्स, इकोनॉमी, मतलब फुल इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। करेक्ट, वो टाइम कहीं से तो चुराना पड़ेगा। फैमिली टाइम नहीं दे सकते, खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद के हॉबीज के लिए टाइम नहीं है, एंड सो ऑन। तो कला एक बात है, विलिंगनेस एक बात है, आर यू रेडी टू पे द प्राइस? एंड एज विमेन नो, वी वांट अ होलिस्टिक लाइफ। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, शॉपिंग, पैसे हैं पर शॉपिंग का टाइम कहाँ है, तो ऐसा आई थिंक चॉइसेस, विमेन आर स्मार्टर, कि मुझे पूरी जिंदगी जीनी है, इतनी भी बड़ी पोजीशन नहीं चाहिए कि अब सारा टाइम पैंट सूट में ही बैठना पड़े, हमें साड़ी भी पहननी है, एंड आई वांट टू डू अदर थिंग्स इन लाइफ एज ऑल। हाँ, सब चाहिए, आई वांट इट ऑल। सो इफ यू वांट इट ऑल, तो कहीं ना कहीं तो कमी करनी पड़ेगी। तो आई फील दैट ऐसा मुझे नहीं लगता इन अ नेगेटिव वे कि विमेन आर नॉट in positions on top. I feel women are not in positions on top by choice, कि वो नहीं उतना पे करना चाहते। आप पूछिए ना, किसी आप सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन के साथ बैठ जाइए और उनसे पूछिए, वो दिए कहीं ना कहीं तो बहुत रिग्रेट है कि फैमिली टाइम नहीं दिया, बच्चे मुझे जानते नहीं, और अब इस एज पे पहुंचे हैं कि उनका ख्याल रखना पड़ता है, that they cannot enjoy life. तो ऐसा इनफैक्ट सीनियर पोजीशंस पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विमेन को पीछे छोड़ दिया, काफी मेन ने भी ये चॉइस बनाई है कि नहीं, इतना मुझे नहीं करना है, इतना मुझे नहीं दौड़ना है, इतना नहीं भागना है, इतने पैसे नहीं चाहिए, तो वो बचा के रख लेते हैं। तो इट्स अ वेरी स्पेशल फ्यू पीपल who have paid the price to get there, और उन्होंने अकेले ने प्राइस नहीं पे किया है, सब लोगों ने उनके अराउंड, दे ऑल हैव पेड द प्राइस। मैंने इतनी बायोग्राफीज लिखी हैं, मैं बताती हूँ दैट इफ यू लुक एट पुलेला गोपीचंद, उनकी किताब में लिखा है, तो उनकी वाइफ कहती थी कि एक बार क्या हुआ ना, आप बुक में पढ़ेंगे, अभी तो मैं नाम नहीं लूंगी, तो एक दो प्लेयर्स पे उन्होंने जान लगाई, मतलब सुबह 4 बजे उठते थे, 12 बजे सोते थे। तो उनकी वाइफ बोलती थी कि इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी तो तुमने प्लेयर बन के भी मेहनत नहीं की जितनी कोच बन के कर रहे हो। और फिर वो प्लेयर ने कोई और कोच सिलेक्ट कर लिया, तो उनकी वाइफ ने बोला फिर क्या फायदा हुआ कि इतना जो आपने सैक्रिफाइस किया, हमें वक्त नहीं दिया, बच्चों को वक्त नहीं दिया। तो ही सेड सच इज लाइफ, तो जरूरी नहीं है। आप पूछिए उन लोगों से जो ऊपर की पोजीशंस पे बैठे हैं, उनके खुद के फैमिली ने कितना स्ट्रांग बन के उनको अलाउ किया है कि जाओ जाओ ठीक है करो, नो प्रॉब्लम। तो उतना जिगर तो सबका चाहिए ना, तो अगर वो चाहिए तो आर यू विलिंग टू पे द प्राइस? फेरारी चाहिए तो पैसा है तो बोलो। पर प्रिया, सोसाइटी भी हमें कहीं ना कहीं स्पेशली महिलाओं को पीछे धकेलती है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक विमेन से रखती है, एंड आई थिंक मेल से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। देखिए, मैं ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 29 ईयर्स से हूँ, तो मेरे 90% जो क्लाइंट्स हैं ना, वो मैन ही है, विमेन बहुत कम है। आई टेल यू, अब बैठो तो सही, उनकी प्रॉब्लम तो सुनो। अभी रिसेंटली आई टेल यू, एक जेंटलमैन है, उनको जॉब ऑफर आई है फ्रांस में, ड्रीम जॉब, मतलब वो हमेशा ये पोजीशन चाहते थे, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा पोजीशन है, बोलते मेरे बच्चे नहीं मान रहे, वाइफ नहीं मान रही कि हम नहीं वहां जाएंगे, वी विल नॉट गो एंड शिफ्ट देयर। तो अब वो बोल रहे हैं कि मैं जाऊं उनको छोड़ के तो सुनूंगा, और आई विल ऑल्सो हैव टू गिव अप अ लॉट, ना जाऊं तो खुद घुटूंगा कि अपॉर्चुनिटी आई जो मुझे चाहिए थी, तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या जवाब दूं? सो इट्स नॉट जस्ट मेन, सॉरी, इट्स नॉट जस्ट विमेन, इट इज मेन ऑल्सो। आप सुनिए तो सही उनकी एक बात, वो बोलते नहीं हम है, उन्हें बता देते हैं ना शुरुआत से कि बड़े स्ट्रांग हो, तो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। हाँ, तो बट इट इज राइट, आई वुड से इक्वल है। जहाँ यहाँ प्रेशर है विमेन के ऊपर, अलग और बड़ा प्रेशर इधर भी है, यहाँ पे एक अलग किस्म का प्रेशर है, इधर एक अलग किस्म का प्रेशर है, और दोनों की अलग एक जंग है, अलग एक बैटल है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे ही संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। तो मेरी नीस है,
तो वो आई थी मेरे कज़न के घर पे रहने, और वो पार्टी, बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ती है, बहुत होप्स हैं हमें उनसे, तो वो चली गई पार्टी करने। तो उनके जो दादा हैं, जब वो आई वापस, बहुत डांटा, और ऐसा डांटा कि उसको बहुत लग गई, और बोला देखो मेरे को दादाजी ने इतना डांटा एंड ऑल, ही इज नॉट राइट। मैंने ही इज राइट, कि बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो, थोड़ी फोटो तो भेजो, अगर आप सही हो। उन्होंने वो सही दुनिया, अलग दुनिया देख रहे हैं ना, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू से आई एम गोइंग देयर, ये मेरे दोस्त हैं, ये करते हैं, और मैं यहाँ जा रही हूँ, देर होगी पर मुझे अच्छा लगेगा। ही वोंट से मच। अभी वो अपने अजम्पशन बना रहे हैं कि आप कहाँ गई। तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है टू सेट द स्टेज राइट। मेरी मम्मी जानती हैं मैं क्या करती हूँ, वो जानती हैं मेरे ऑफिस में क्या होता है, वो मेरे साथ, उन्होंने फ्लाइट ली है, मेरे वर्कशॉप में बैठी हैं, मैं क्लाइंट से कैसे बात करती हूँ, वो मेरे को बोलती है तू जा। पर अगर किसी को पता नहीं है ना, वो अपनी कहानियां बनाएंगे और मूड के ऊपर कहानियां बदलेंगे। तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन एंड अ वुमन टू सी मैं क्या परसेप्शन दे रही हूँ, मैं क्या रेप्यूटेशन बना रही हूँ, और वो मेरे हाथ में है। आप मुझे क्या देख रहे हैं, ये मेरी चॉइस से मैंने पहना है। तो अगर आप बोले प्रिया ने काला पहना, हाँ मैंने काला पहना, मैं चाहती थी पहनना, मैं चाहती थी आप मुझे काले कपड़ों में देखें। तो बी माइंडफुल कि जो मैं दिखा रही हूँ वो ही देखना चाहिए, या वो उनको अच्छा लगेगा, एंड सो ऑन। बी माइंडफुल ऑफ द प्रोजेक्शन यू आर गिविंग। लोगों को अजम्पशन पे मत छोड़िए, प्रॉब्लम वहां पे है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में प्रिया, अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं जो इस इंटरव्यू में मुझसे छूट गया हो, तो प्लीज गो अहेड। ओह मतलब यू आर तो आई वुड से सो अमेजिंग यार, इतनी मेरे से बातें करवा ली, तो विच इज़ वेरी नाइस। तो मैं व्यूअर्स को ऐसा कुछ बताना नहीं चाहती, बट ऑल आई वांट टू से इज कि ज़िंदगी ना आपके हाथ में है। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू अदर्स। आप जो चाहते हैं वो खुद से कीजिए। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक लड़का था, तो गांव में ना वो पंडित जी थे जो पूरा बताते थे कि आगे क्या होगा एंड सो ऑन। एंड ही सेड कि कोई कैसे बता सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या करूँगा। तो ही वेंट टू प्रूव द पंडित जी रॉन्ग। उन्होंने पूरे गांव को बुला लिया और बोला कि सब बैठो और मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि इनको पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जब वो जा रहा था तो उसका दोस्त बोलता है ऐसा क्या सवाल पूछेगा तू। तो उसने बोला देखो मेरे पास एक हमिंग बर्ड है, वो छोटी सी बर्ड। तो उसने उसको बांधा हुआ था और बोलता है कि मैं अपने हाथ में ऐसे पीछे रखूंगा और उससे पूछूंगा पंडित जी मेरे हाथ में एक चिड़िया है, बताओ जिंदा है कि मर गई। तो अब अगर वो बोलेगा जिंदा है तो मैं मार दूंगा और मैं देखो मरी हुई है। अगर वो बोलेगा मर गई, मैं नहीं मारूंगा और बोलूंगा देखो जिंदा है। मतलब फंसेंगे वो। उनको वो नहीं बता सकते कि जो चिड़िया मेरे हाथ में है वो जिंदा है कि मरी हुई है। तो उन्होंने पंडित जी से सवाल पूछा। पूरा गांव बैठा था कि पंडित जी मेरे हाथ में जो चिड़िया है इज इट डेड और अलाइव। तो पंडित जी ने स्माइल किया और सोचा। तो फाइनली ही सेड बेटा जो चिड़िया तुम्हारे हाथ में है इज इट डेड और अलाइव, जिंदा है या मरी हुई है, वो तुम्हारे हाथ में है। एज सिंपल एज दैट। मतलब आप आगे क्या करेंगे, क्या होगा लाइफ में, क्या आपकी रेप्यूटेशन होगी, क्या आपका काम होगा, क्या आपका इम्पैक्ट होगा, वो आपके हाथ में है। बहुत बहुत थैंक यू प्रिया। नो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो प्रिया ने आज जो कुछ भी बताया, बहुत सारा इंसाइटफुल चीज़ें थी इसमें। आपको क्या बात अच्छी लगी प्रिया की, जो आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उतारें, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के अंतःकरण में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।